हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आर्य आपका स्वागत करता हूं क्लिक कंसेप्ट के केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज का हमारा टॉपिक होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके इसको एडवांस तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। इसे पढ़ने के बाद आपका किसी भी वनडे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलो करते हैं स्टार्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सबसे छोटे पार्टिकल परमाणु की या एटम की। ठीक है, तो परमाणु क्या होता है कि ब्रह्मांड का वह सबसे छोटा भाग जिसे विभाजित नहीं किया जा सके उसको हम परमाणु बोलते हैं, उसको हम एटम बोलते हैं। जैसे अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखती हैं, हम जितनी भी अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं वो सारी परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। तो जैसे ये कुर्सी है तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो एक टाइम के बाद इसका इतना छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगी कि उसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो वो ही हम एटम उसको बोलते हैं, परमाणु उसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका परमाणु के निर्माण की बात करते हैं कि परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो परमाणु का निर्माण, तो परमाणु तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जिसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन जिसको E से रिप्रेजेंट करेंगे और न्यूट्रॉन जिसको हम N से रिप्रेजेंट करेंगे। इन तीनों को हम एक साथ बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम क्या होंगे हमारे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब यहीं पर ही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके कि प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। इन चीज़ों से ही आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हम लेते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ हम टेबल बना लेते हैं कि जैसे प्रोटॉन है तो यहाँ पर सबसे पहले इनके द्रव्यमान या भार या मास की बात करेंगे, फिर उनके सबके आवेश और फिर देखेंगे कि उनकी डिस्कवरी किसने की थी। तो प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये यूनिट हम SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ही लेकर चल रहे हैं। तो ये द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का। अगर बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, बहुत मामूली सा डिफरेंस होता है उनके बीच। जैसे कि इसका द्रव्यमान होगा 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 आया है और यहाँ पर आया है आपका 4। बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है इनके द्रव्यमान के बीच। अब इनके आवेश की बात करते हैं, इस पे चार्ज की बात करते हैं। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनके जो आवेश की वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो बस आपको एक ही वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, बस वहाँ पर साइन का डिफरेंस होगा। जैसे प्रोटॉन का प्लस में ले लेते हैं, प्लस में इसका रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम यहाँ पर आवेश की यूनिट होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो देखिए इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है, यहाँ पर केवल साइन का डिफरेंस आता है। प्रोटॉन में प्लस आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बाकी न्यूट्रॉन के आवेश की बात करें तो न्यूट्रॉन नाम से ही पता लग रहा है न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके नाम में न्यूट्रल है। न्यूट्रल चीज़ें मतलब वो किसी भी तरफ नहीं जाती, ना प्लस की तरफ जाती है और ना माइनस की तरफ जाती है। तो इस पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो आपकी 0 रहती है, कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं रहता। अब थर्ड हमारा है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज किसने की थी। तो देखिए खोज से लेकर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देखिए, आपको इस टेबल से जरूर एक दो क्वेश्चन हर बार आपको मिलेंगे। ठीक है, तो खोज की बात करते हैं। तो जो प्रोटॉन की खोज की बात करें तो प्रोटॉन की खोज की थी E गोल्डस्टीन ने। यहाँ पर आप गोल्डस्टीन नाम याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। E गोल्डस्टीन ने।
अब किसी किसी बुक में एक और नाम भी दिया होता है, ठीक है, वो भी नाम हम लिख देता हूँ मैं। रदरफोर्ड का भी नाम कभी कभी किसी बुक में दे दिया जाता है या किसी ऑप्शन में आ जाता है, तो आप दोनों नाम याद रखना, रदरफोर्ड भी हो सकता है और ई गोल्डस्टीन भी हो सकता है। ज़्यादातर ई गोल्डस्टीन का नाम ही लिया जाता है ज़्यादातर केस में, लेकिन मैं दोनों नाम लेके चल रहा हूँ। क्या पता कभी आप देखे रदरफोर्ड और आप कहे सर ने तो हमें पढ़ाया ही नहीं, तो थोड़ा ऐसे नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब देखो इसको याद करना बहुत आसान है। इसको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जैसे P प्रोटॉन, E इलेक्ट्रॉन, N यहाँ पर हो गया न्यूट्रॉन, और यहाँ पर भी इनके मैं फर्स्ट लेटर ले रहा हूँ जो मेन फेमस वर्ड है C, ठीक है। तो पेन इक्वल टू GTC, ठीक है। तो इसको लेकर जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। तो इसको ऐसे और आप ऐसे वो बना सकते हैं, इसको कोट्स वगैरह बना सकते हैं कि पेन लेकर आपके जो भी गुरुजी ने टीसी काट दी। ऐसे आप टिक अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कि पेन लेकर गुरुजी ने आपकी टीसी काट दी, तो आपको तीनों की डिस्कवरी यहाँ पर याद हो गई है। तो डिस्कवरी याद करना बहुत आसान हो गया, हो सकता है वीडियो देखते देखते याद हो गई होगी। पेन इक्वल टू GTC, बस इतना से याद रखना है आपको, ठीक है। अब आवेश भी देखो सेम ही है इन दोनों का आवेश, तो एक वैल्यू भी अगर आप याद रख लोगे तो तीनों की आपको वैल्यू याद हो जाएगी। इसमें नाम ही न्यूट्रल है तो आवेश 0 ही होना है, ठीक है। और मास की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर है 10 की पावर -31 और यहाँ पर है 10 की पावर -27। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इनमें सबसे ज़्यादा मास किसका है, 10 की पावर -27 बड़ा होता है या 10 की पावर -31? तो देखो नेगेटिव में जितनी पावर छोटी हो वो संख्या उतनी ही ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर 10 की पावर -27 किलोग्राम ज़्यादा बड़ा होता है बजाय 10 की पावर -31 किलोग्राम के, ठीक है। तो अगर मैं इनके साइज का क्रम लिखूं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में किसका साइज बड़ा है और किसका साइज छोटा है, तो देखो सबसे बड़ा साइज होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन का, क्योंकि यहाँ पर 4 आ जाता है और यहाँ पर आया है 2, तो 4 बड़ा हो गया हमारा। तो सबसे ज़्यादा बड़ा साइज है यहाँ पर न्यूट्रॉन का। और इसके बाद आता है प्रोटॉन का नंबर, और सबसे छोटा साइज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सब एटॉमिक पार्टिकल में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में सबसे छोटा साइज किसका होता है, तो बताइए किसका होता है सबसे छोटा साइज? इलेक्ट्रॉन का। आप ऐसे बता सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि इनके साइज का रेशियो भी पूछ लेते हैं, द्रव्यमान का रेशियो भी पूछ लेते हैं, या यूँ कहूँ मास का रेशियो भी पूछ लेते हैं। तो देखो हमने मास लिखा हुआ है, अगर हमारे पास कैलकुलेटर हो तो हम फट से निकाल दें, दोनों को बस डिवाइड ही करना है। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो लेना है तो दोनों को डिवाइड कर दो, रेशियो पता लग जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमारे पास कैलकुलेटर होता नहीं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा होता है, अगर आप ऐसे भी याद रख लो तो आपको काम मतलब एग्जाम में काम आ सकता है। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दोनों का अगर रेशियो लें तो वो आता है 1836। वो कितना आता है? 1836। या यूँ कहूँ मैं कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये निकाला, इन दोनों को डिवाइड करके निकाला है, आप भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? तो आप ये डिवाइड करना चीज़ें और आप ये कमेंट बॉक्स में हमको बताना कि ये वैल्यू कितनी आती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि परमाणु क्या होता है, परमाणु का निर्माण किनसे होता है और इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, हम साथ साथ वो चीज़ें देखते जा रहे हैं। अब बात करते हैं नाभिक की खोज।
बोलो कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमको पता चला कि एटम होता है, परमाणु होता है और उसके अंदर होता है नाभिक। ठीक है, देखिए ऐसे होता है, ये परमाणु हो गया और उसके बीच में होता है नाभिक। ठीक है, तो नाभिक की खोज किस एक्सपेरिमेंट से पता लगी, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था हमारा अल्फा कण प्रकीर्णन अनुप्रयोग। इसको इंग्लिश में देखें तो बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा कण प्रकीर्णन अनुप्रयोग। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, और थोड़ा सा मैं एक्सपेरिमेंट में बता देता हूँ क्या था कि ताकि आपको याद रह जाए। उन्होंने क्या लिया था कि गोल्ड फॉइल ली थी। ठीक है, एक पतली सोने की झिल्ली ली थी। अब कभी कभी पूछ लेते हैं कि सोने की झिल्ली क्यों ली, लोहे की क्यों नहीं ली। लोहे की इसलिए नहीं ली कि लोहे को हम पतला नहीं कर सकते, पतला करने जाएंगे तो लोहा टूटने लग जाएगा, लेकिन सोने की झिल्ली को हम बहुत ही पतला कर सकते हैं, महीन कर सकते हैं, इसलिए गोल्ड फॉइल यहाँ पर वो लेकर चले थे। ठीक है, तो वो डक्टाइल भी होता है। ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो गोल्ड फॉइल ली थी और यहाँ पर उन्होंने क्या लिया था कि एक मतलब ऐसा कुछ यंत्र लिया था और इसके थ्रू अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की थी। जैसे नाम में ही देख सकते हैं आप अल्फा कण, तो यहाँ पर अल्फा कणों की बम्बार्डिंग की गई थी इस पर। अब अल्फा कण क्या होते हैं, आपने हीलियम का नाम सुना होगा। हीलियम तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। तो हीलियम में अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो बन जाता है हीलियम +2। तो हीलियम +2 को ही हम बोलते हैं अल्फा कण। ठीक है, तो हीलियम +2 के कणों की बम्बार्डिंग की गई थी इस पर। मतलब ऐसे पिस्टन लेकर गोले से बरसाए थे गोल्ड फॉइल पर। तो हुआ क्या था कि इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए थे। ठीक है, और बहुत थोड़े से पार्टिकल किसी एंगल में डेविएट हो गए थे, और 10,000 में से एक पार्टिकल 180 डिग्री एंगल पर वापस चला गया था। तो 180 डिग्री पर वापस चला गया था। तो रदरफोर्ड भाई साहब ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने इसको लेकर मतलब फिर अपना कंक्लूजन दिया कि एटम होता है, एटम पूरा एटम खाली होता है, और उसमें जो जगह मतलब जो तत्व होते हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ही छोटी जगह में होते हैं। इसलिए ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए थे, ज़्यादातर अल्फा कण सीधे निकल गए थे, और बहुत ही जो मास होता है वो बहुत ही छोटी सी जगह में होता है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया गया था। और न्यूक्लियस पे चार्ज उन्होंने बताया था पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के पीछे भी उन्होंने रीज़न दिया था कि जैसे हीलियम पार्टिकल मैं डाल रहा हूँ, हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके कुछ पार्टिकल वापस आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे होंगे और वो वापस चला गया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और बताया था कि ऐसे ऐसे नाभिक होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, बस इसका नाम पूछा जाता है, तो नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो और क्या क्या हमको पता लगा था यहाँ से कि नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या, उसके बारे में भी हमको पता लगा था। तो जो नाभिक की त्रिज्या होती है, जैसे ये एटम था और उसके बीच में होता है नाभिक, तो नाभिक की त्रिज्या होती है दोस्तों यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक की त्रिज्या इस रेंज की होती है, और 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में फर्मी भी दिया जा सकता है, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अगर इस पूरे परमाणु की देखूँ मैं, इस पूरे परमाणु की त्रिज्या देखूँ मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो वो होती है 10⁻10 मीटर। उसको 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दी जा सकती है, मीटर में भी दी जा सकती है और एंगस्ट्रॉम में भी चीज़ें दी जा सकती है। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये हमको इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि ऐसे एटम होता है और उसके बीच में नाभिक होता है। अब नाभिक के अंदर क्या होता है और एटम के अंदर क्या होता है, वो चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम पढ़ते हैं आगे परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या चीज़ होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या, एटॉमिक नंबर, उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक की अनुप्रयोग क्या है, उससे हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, उससे क्या क्या क्वेश्चन हमारे सोल्व हो सकते हैं अगर हमको किसी भी तत्व, किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक पता हो। तो जैसे आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इन सब के बारे में पूछा जाए तो हम परमाणु क्रमांक से वो चीज़ें बता सकते हैं। जैसे कि मान लो आगे आपको कि प्रोटॉन की संख्या बताओ आप,
तो प्रोटॉन को मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, शुरू से ही P लेकर चला हूँ मैं। तो प्रोटॉनों की संख्या अगर आपसे पूछे किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक देकर, तो आप बिना कुछ सोचे समझे वो Z के बराबर लिख दो। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उस एलिमेंट में प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी, सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी आपको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें पता करनी हो तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन की संख्या आप बता रहे हो वो उदासीन है अथवा उस पर कोई आवेश है, हो सकता है पॉजिटिव चार्ज, हो सकता है नेगेटिव चार्ज, ये आपको देखना पड़ेगा। तो दो केस हो सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। एक हो सकता है वो उदासीन हो, अगर वो उदासीन होगा तो जितने परमाणु क्रमांक होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपके परमाणु क्रमांक के बराबर। तो जैसे प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर थी, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर वो आवेशित हो गया, भले ही पॉजिटिव चार्ज हो भले ही नेगेटिव चार्ज हो, तो हो सकता है धनावेशित हो सकता है ऋणावेशित। धनावेशित पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, उसको कैटायन बोलते हैं हम, और ऋणावेश में नेगेटिव चार्ज रहता है, उसको एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी है आपको, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं एक बार एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी ऐसे मैं बता रहा हूँ जस्ट, जैसे कि हाँ, तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर मान लो उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो Z के बराबर ही होगी, परमाणु क्रमांक के बराबर ही होगी। लेकिन अगर वो आवेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम देखेंगे किस प्रकार बतानी है आपको। तो मान लो ये आवेशित है और वो धनायन है, उस पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी आपका परमाणु क्रमांक Z माइनस उस पर जितना आवेश है वो कर दो। बोलो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, पॉजिटिव चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, बोलो अपोजिट रखना है। यहाँ पर पॉजिटिव तो Z माइनस आवेश और यहाँ पर नेगेटिव तो Z प्लस आवेश, बस इतना सा ध्यान देना है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर सोडियम Na+ और ऑक्सीजन -2, 3 एलिमेंट ले लेता हूँ। अब मुझे इसके अंदर देखना है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी फ़िलहाल हमने न्यूट्रॉन पढ़े नहीं है तो वो थोड़ा बाद में करेंगे। तो ये चीज़ देख लेते हैं। तो जो आपका सोडियम होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो एटॉमिक नंबर तो हो गया इनका 11। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब हमको एटॉमिक नंबर पता है और बाकी दोनों चीज़ें पता करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे पता करेंगे हम। जैसे प्रोटॉनों की संख्या बतानी हो तो वो हमेशा बराबर होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। तो जब भी प्रोटॉनों की संख्या बताओगे आपको कुछ नहीं सोचना है, जितना परमाणु क्रमांक है उस एलिमेंट का, उस तत्व का, उतने ही इलेक्ट्रॉनों की आपकी प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 11, Na+ में भी प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 11। तो देखो प्लस हो माइनस हो हमको प्रोटॉनों की संख्या में कुछ नहीं देखना, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या, इसका एटॉमिक नंबर है 8, तो यहाँ पर हो जाएगी 8। आया समझ में? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में थोड़ा ध्यान देना है अपने को। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब वो उदासीन है तब तो Z के बराबर होगी। तो यहाँ पर सोडियम उदासीन है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 11। अब यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज है, और जब प्लस चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक 11 माइनस आवेश। तो माइनस आवेश कितना है 1, तो -1, तो कितना हो गया ये 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na+ में हो गई 10। अब देखो यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर आपको इस पर ऋणायन है, माइनस में आवेश है, और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो देखो Z+ आवेश करना है यहाँ पर। तो Z हो गया आपका 8 और आवेश हो गया इस पर 2, मतलब -2। तो यहाँ पर आपको साइन नहीं लेना है, बस नंबर लेना है इसका। तो Z+2, 8 + 2 ये हो गया 10।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो उनको सम इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। तो दोस्तों इस प्रकार कोई भी कैटायन हो, एनायन हो, न्यूट्रल हो, आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। अब बात करते हैं हम परमाणु भार की बात, एटॉमिक मास की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज्ञान को फैलाने में हमारी मदद करें। तो अभी मैं इसको मिटो देता हूँ। परमाणु भार देख लेते हैं। परमाणु भार को यहाँ पर हम एटॉमिक मास, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटॉमिक मास, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं परमाणु भार को। तो देखो जो परमाणु भार होता है वो परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी भी एलिमेंट का परमाणु भार उसके प्रोटॉनों की संख्या प्लस उसके न्यूट्रॉनों की संख्या से मिलकर बना होता है। तो आपको मान लो क्वेश्चन में दिया है परमाणु भार और क्वेश्चन में दिए गए हैं प्रोटॉन, और आपसे पूछ ले न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से हम न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी आपकी A - P। तो A है यहाँ पर आपका परमाणु भार माइनस प्रोटॉन, ये आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई है। ठीक है, तो जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको ये चीज़ें और बेटर समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ यूरेनियम का। तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 92 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है 235। ठीक है, तो जैसे 92 235, तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो देखो इसमें जेड दे रखा है आपको 92 और इसका एटॉमिक ये मास होता है, एटॉमिक मास दे रखा है आपको 235। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जेड होता है, यहाँ पर ए होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यूरेनियम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको सिंबल को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक ये है और परमाणु भार आपका ये है। अब ये दो चीज़ें हमको दी हुई है और हमको यहाँ पर बताना है प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर प्रोटॉनों का हमने बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या हमेशा जेड के बराबर होती है। तो यहाँ पर जेड 92 है तो यहाँ पर प्रोटॉन हो गए 92। इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो हमको उस पर देखना पड़ेगा वो उदासीन है या आवेशित। तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है यूरेनियम पे, तो वो उदासीन है तो ई बराबर हो जाएगा आपका जेड। तो यहाँ पर भी 92 हो गए इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉनों की संख्या देखनी है तो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाती है A - P। ए है यहाँ पर परमाणु भार वो है 235 माइनस यहाँ पर ए है प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है यहाँ पर 92। तो 235 में से 92 माइनस कर देते हैं तो ये आता है 143। इतना ही आता है 143। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल ली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या हम बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए। अब थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि ये रहते कहाँ हैं एटम के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो एटॉमिक मास है, परमाणु भार, उसको याद कैसे रखना है, क्योंकि सब बच्चे बहुत डरते हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि उनको इतने सारे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में तो उनको वो याद नहीं रहता। तो हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे, उसके बाद 1 से 30 तक के एलिमेंट के आप परमाणु भार अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ी सी एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर कि ये रहते कहाँ हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं इनकी लोकेशन क्या है, एटम के अंदर कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे मान लो ये आपका एटम है, ये पूरा परमाणु है, इसमें बीच में रहता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, हमने रेडियस देखी थी, उनके बीच में 10 की पावर 5 का डिफरेंस रहता है।
10 की पावर 5 का बहुत बड़ी संख्या होती है 10 की पावर 5, तो उनके बीच का डिफरेंस रहता है उनके साइज़ में। तो ये मान लो न्यूक्लियस है, नाभिक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नाभिक, ये पूरा आपका एक परमाणु है, ठीक है। तो जो नाभिक होता है, नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं। अब आपको पता है कि जो नाभिक होता है, न्यूट्रॉन का आवेश रहता है 0 और प्रोटॉन पर आवेश रहता है प्लस, इसलिए कभी कभी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं प्लस। इसमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, इसलिए उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन देखते हैं कहाँ पर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे आउटर शेल होती है इनकी, आउटर शेल बोलते हैं इनको, उसके अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है। इनको हम कक्ष भी बोल सकते हैं, कक्ष, या इसको ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, या कभी कभी इसको सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे वो चीज़ें, तो इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इन्हीं पे बात करेंगे कि एक कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और उनको कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, वो अगले लेक्चर में हम इसी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी हम वापस इसी पे आते हैं कि परमाणु भार को हम याद कैसे रखें। इतने सारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट दिए हुए हैं, तो हमारे काम के सारे एलिमेंट नहीं होते, लेकिन 20 से 30 एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो उनको याद कैसे रखें, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है, और समझ के अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, ठीक है। वो डरा दिया जाता है आपको केमिस्ट्री के नाम पे, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, ठीक है। आप 2 बार वीडियो देखो, इतने में सारी चीज़ें आपकी याद हो जाएगी, रटने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सा दोस्तों से डिस्कस कर लो, ठीक है, इतनी सी बात है। तो अभी हम बात करते हैं परमाणु भार की, कि परमाणु भार कैसे याद करें हम। तो देखो, मैंने 1 से 20 तक के एलिमेंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं, 1 से 20 तक के एलिमेंट यहाँ पर लिखे हैं मैंने, ठीक है। तो इसमें से देखो यहाँ पर नंबरिंग दी है इनको मैंने 1 2 3 4 5 6 7 1 से 20 तक। तो जो नंबरिंग है उसी को बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। जो ये परमाणु क्रमांक है आपका, ये जो नंबरिंग होती है उसी को परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ये जो जड़ मैं इतनी देर से आपको बता रहा था वो नंबरिंग ही होती है, 1 से 20 तक की नंबरिंग है, यही इसका परमाणु क्रमांक है। जैसे आपसे पूछ ले कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो कार्बन 6 नंबर पर लिखा है, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 6। जैसे पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, तो 19, क्योंकि वो 19 नंबर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं परमाणु भार की, कि हमको परमाणु क्रमांक दे रखा है, क्योंकि नंबरिंग तो सबको आती है। अब उससे परमाणु भार कैसे पता करें, वो देखिए आप। तो परमाणु क्रमांक 2 तरह के हो सकते हैं, या तो वो संख्या सम हो सकती है, ये वाली संख्या, या हो सकती है विषम, या तो इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। तो जब संख्या सम हो तो आपका परमाणु भार होगा Z × 2, मतलब ये Z है ये संख्या, तो इसको जस्ट डबल कर दो। अगर परमाणु क्रमांक सम है तो उसको डबल करते ही आपका परमाणु भार आ जाएगा। जैसे मान लो हीलियम है, हीलियम सम है तो इसको डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा 4, तो इसका परमाणु भार हो गया, ठीक है। और ये 6 है तो इसका आ गया 12, ये 8 है तो इसका 16, 10 20, 12 है तो इसका 24, 14 28, 16 32, 18। ये जो रेड लिखे हैं इसको अभी नहीं लिखना, जिनको रेड मैंने मार्क किया उसको नहीं लिखना, बाकी को हम लिख सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। तो देखो कि जब परमाणु क्रमांक आपका सम हो तो परमाणु भार जस्ट आपको डबल करना है, ठीक है, कर दिया हमने डबल। अब अगर परमाणु क्रमांक आपका विषम संख्या है, परमाणु क्रमांक आपकी विषम संख्या है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, विषम संख्या है तो परमाणु भार क्या होगा कि परमाणु क्रमांक × 2 + 1, मतलब उसको डबल करके 1 जोड़ देना है, बस इतनी सी बात है। जैसे लिथियम है तो परमाणु क्रमांक विषम संख्या है 3, तो 3 को डबल किया 6 और उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 7, ठीक है, ये 7 हो गया। 5 से 5 दूनी 10 और 1 11, और 9 दूनी 18 और 1 19, 11 दूनी 22 और 1 23, 13 दूनी 26 और 1 27, 15 दूनी 30 और 1 31, और 19 दूनी 38 और 1 39,
ठीक है, तो ये हमने विषम संख्या वाले का परमाणु भार लिख दिया। अब मैंने कुछ कुछ यहाँ पर छोड़ दिए चीज़ें, वो छोड़ी किस लिए है वो आपको याद करनी है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी सी चीज़ें थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठा लो, ये चीज़ें हो जाएगी। अब ये सारे एक्सेप्शन होते हैं इस रूल के, ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन होती है इस रूल की, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी। अब 5 ही एलिमेंट हैं, 2 2 4 1 5, बस इनको ही याद करना है 1 से 20 तक में, बाकी किसी को याद नहीं करना। बाकी इस मतलब एक यूँ कहें कि इस तरीके से आप इनको ध्यान में रख सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है इनको। तो ये कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ऐसा होता है कि इसका जो परमाणु भार होता है वो एक ही होता है, जो परमाणु क्रमांक है वो इसका क्या रहता है? परमाणु भार होता है। अब बात करता हूँ, इसको मैं माँ की मतलब गोला लगा देता हूँ, इसमें स्पेशल याद रहे आपको। अब बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम में वैसे इस तरीके से होना चाहिए 8, क्योंकि सम संख्या है, लेकिन इसका 8 न होकर इसका रहता है 9 रहता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे होता है, तो 7 का होना चाहिए 7 दूनी 14, और उसमें 1 जोड़ दो तो 15 होना चाहिए, लेकिन होता है इसका 14, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी इसमें क्लोरीन का पता ही अपने को 35.5 रहता है, ठीक है। अब वैसे क्लोरीन का 36 भी होता है, 36 भी होता है और 35 भी होता है, वो उसके आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं, वो आगे मैं बताने वाला हूँ समस्थानिक के बारे में, लेकिन उन दोनों का एवरेज जब लेकर आते हैं तो वो 35.5 होता है। और यहाँ पर आर्गन का भी 40 होता है, यहाँ पर आर्गन का भी क्या रहता है 40, तो इसको तो ऐसे याद कर लेना, इसका भी 40 और इसका भी 40, तो आपको याद ही हो जाएगा उसको। और 1 से 20 तक में केवल एक एलिमेंट होता है जिसका पॉइंट में एटॉमिक मास होता है, वो होता है क्लोरीन, आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो ये है दोस्तों, ये 5 एलिमेंट आप याद कर लो तो 1 से 20 तक के एलिमेंट के परमाणु भार आपको याद हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये तो 1 से 20 तक के परमाणु भार आपको याद हो गए। अब बात कर लेते हैं 20 से 30 के। तो ये बहुत ही मतलब ट्रिक है इनकी, और उससे आपका इतना बड़ा पेन खत्म हो जाएगा याद करने वाला, रटने वाला, बस उसको थोड़ा सा समझना है आपको। जैसे मैं 20 से 30 के यहाँ पर याद करवा देता हूँ आपको, जैसे 23 24 25 26, ठीक है। तो 21 से हम 30 तक के एलिमेंट की बात करने वाले हैं। ये मेथड एक नोट कर लेना आप, ये केवल 1 to 20 एलिमेंट या तत्वों के लिए ही वैलिड है, ठीक है, ये सबके लिए वैलिड नहीं है। ये जो तरीका बताया है मैंने वो 1 से 20 तक के एलिमेंट के लिए ही वैलिड होगा। अब 21 से 30 के एलिमेंट को कैसे याद करना है, उनके परमाणु भार को कैसे याद करना है, ये आपके मैंने एटॉमिक नंबर है जो मैंने नंबर वाइज लिख दिया है, 21 20 21 22 23 24 25, ठीक है। अब एलिमेंट लिख देता हूँ मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। यहाँ पर मैं एक आपको नंबर बता रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर मैजिक नंबर बोल रहा हूँ, जादुई संख्या बोल रहा हूँ, वो आपको याद रखना होगा। वो नंबर क्या है? 3 4 5 4 5 4 5 3 5 और 5, मतलब 3 लिखा, उसके बाद 3 बार क्या लिखना है? 4 5 4 5 4 5, फिर 3 लिखा, फिर 3 बार 5 5 लिखने वाला था, लेकिन यहाँ तक ही 30 हो गए, तो मेरे को मतलब 2 ही बार लिखने की जरूरत पड़ी। वो लिखना है इसके सामने, जैसे 3 लिख दिया तो 4 5 4 5 4 5, मतलब 3 लिखा, उसके बाद 3 बार 4 5 4 5 4 5 लिख दिया, फिर 3 लिखा, फिर 2 बार क्या लिख देना आपको? 5 लिख देना है। बस आपका एटॉमिक मास याद हो गया इतने से में। मैं को अब करना कैसे देखते हैं। जैसे आयरन की बात करता हूँ मैं, Fe का आपको परमाणु भार निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो क्या करना है, 2 × Z है इसका, उसको डबल करना है, और उसमें आपका जो मैजिक नंबर है, इनको मैं नाम लिख देता हूँ, ये है जादुई संख्या या मैजिक नंबर, उसमें मैजिक नंबर जोड़ देना है, आपका परमाणु भार आ जाएगा। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका परमाणु क्रमांक है 26, तो 2 × 26 प्लस इसका मैजिक नंबर है 4, तो 26 दूनी होते हैं 52 और प्लस 4 ये हो गया 56, तो इसका परमाणु भार आ गया आपका 56, ठीक है। इसका परमाणु भार आ गया यहाँ पर 56, ठीक है।
इसी प्रकार स्कैंडियम का लिखना है तो 21 है, 21 है, उसको डबल करो तो 21 का दुगना क्या होता है 42, और 42 में से 3 जोड़ दो तो 42 में 3 जोड़ोगे तो वो कितने हो जाएंगे 45। बस इस प्रकार आप सब एलिमेंट के आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, और इसका एक और वीडियो आने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो में बहुत ही कम समय में ये वैल्यूएबल कंटेंट ईमानदारी से हम प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में बताओ, उनको शेयर करो। बस इसी के साथ धन्यवाद।